private limited company other than holding or subsidiary of a public company subject to compliance of 3 conditions. ओके फिर मैंने कहा प्रेजेंट केस में एक्स प्राइवेट सब्सिडियरी है एक लिस्टेड एंटिटी की जो इनकॉर्पोरेट कहां हुई आउटसाइड इंडिया। मुझे पब्लिक कंपनी का मीनिंग चाहिए। मैंने पब्लिक कंपनी का मीनिंग उठाया 271 से। पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी एक कंपनी होती है और कंपनी सेक्शन 220 ने कहा कंपनी का मतलब वो है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो। फॉरेन कंपनी की तो डेफिनेशन ही अलग है। बोलो आप, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट। कंक्लूजन, इन पॉइंट 5 हम कह सकते हैं पब्लिक कंपनी मीन्स ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया। यस, एक्स प्राइवेट लिमिटेड being a subsidiary of listed entity incorporated outside India cannot be considered as subsidiary of public company based on above discussion, and hence CARO will not be applicable if all 3 conditions met. Muzaffarnagar, if a foreign company wants to operate its business in India, then it is required to get itself registered under the Companies Act. उसको फॉरेन कंपनी का नाम देंगे फिर हम। इनकॉर्पोरेशन तो उसकी आउटसाइड इंडिया ही है। इंडिया में सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होता मुजफ्फरनगर उसका। इंदौर, ये क्वेश्चन तो पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का, जब कारो 2003 अप्लाई हुआ करता था। हाँ, सीकर हो गई राधे राधे। चलो, इसमें हम किस तरह से नतीजे पर पहुंचे? हमने कहा कि कारो एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अदर देन होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। ये आपके ऑर्डर ने लिखा है, ये आपके ऑर्डर ने लिखा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं प्रेजेंट केस में एक्स जो है वो सब्सिडियरी है लिस्टेड एंटिटी की। आपके ऑर्डर ने क्या लिखा? पब्लिक कंपनी। तो मैंने कहा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो ये होती है, पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी, और 220 में कंपनी को डिफाइन किया गया है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी है। फॉरेन कंपनी तो 242 के अंदर होती है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर अदर लॉ। रिजल्ट, एक्स प्राइवेट बीइंग ए सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात भी आ सकती है। मैंने तो यहां पर बिल्कुल लॉ की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की है, बिल्कुल जो ऑर्डर में लिखा गया था। लेकिन यदि मैं इसको दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना चाहूं, मैं अपने आंसर को पूरा चेंज कर सकता हूं। क्यों? आप कहते हो कारो इज एप्लीकेबल ओवर ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। आप कहते हो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। तो उस हिसाब से तो फिर मैं, क्योंकि फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होता है, तो फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी पर भी मैं अप्लाई कर दूंगा यदि ये इंडियन कंपनी। अब आपकी चॉइस है
इसके आंसर में आपने क्या लिखना है, एक आंसर ये है, एक आंसर मैंने प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है, इसका 2 आंसर है। बट ध्यान देना इस बात का, आपके आंसर में तीनों कंडीशन जरूरी। 4 नंबर की केस स्टडी में 3 नंबर तो इन कंडीशंस के होंगे, 1 नंबर कंक्लूजन का होगा। वो डिपेंड करेगा आप कंक्लूजन को किस रेफरेंस में लिखते हो। एप्लीकेबल तक कर दो। मैं कब कह रहा हूं कि ना करो, मैं कह रहा हूं एक आंसर ये है, एक प्रैक्टिस मैनुअल में लिखा हुआ है। पेपर में बोलो जी क्या लिखना है, ये लिख दो और नीचे चलो एक लाइन और लिखवा देता हूं, रिस्क ही खत्म। अल्टरनेटिवली being a subsidiary of foreign company, we may say, alternatively being a subsidiary of foreign company, we may say Caro is applicable to X Private Limited as Caro is applicable over फॉरेन कंपनी का। लो जी बात ही खत्म। काजी अब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन तो होगी। मैं क्या कर सकता हूं, जब लॉ इतना कंफ्यूजिंग है तो क्या करें। एक तरीका मेरे पास ये भी था कि मैं इस बात को उठाता ही नहीं, मैं कह देता भैया लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, बात खत्म करो। मैंने कंक्लूजन भी दोनों दे दिए, कंडीशन भी दे दी। अभी भी क्वेश्चन आ गया तो नंबर पक्के। एज पर आईसीआई कुछ कहता है क्या, को पूछ के देख लो तुम इस क्वेश्चन का आंसर। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें 2 महीने से पहले जवाब मिल जाए, तो 2 महीने का जवाब ही नहीं मिलेगा कभी। आस्क दिस क्वेश्चन टू आईसीएआई 100%, अब 99.9% नहीं बोलूंगा, अब कहूंगा 100% गारंटी है जवाब नहीं मिलेगा। इंदौर वाले कह रहे हैं आंसर में लिखकर आएंगे। एक तो बोलते हो गाइडेंस नोट एप्लीकेबल नहीं है, फिर आपका गाइडेंस नोट साइलेंट भी है, और फिर ऐसे क्वेश्चन देते हो टाटा बाय बाय 6 महीने के बाद मिलेंगे। रोहतक ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि फॉरेन की सब्सिडियरी फॉरेन होती है, क्या इंडियन भी हो सकती है। चित्तौड़गढ़ जो पसंद आए वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। शास्त्रीनगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो हम फॉरेन कंपनी कहेंगे ना उसको। अच्छा जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेक भी लेना है ना, जल्दी काम खत्म करो। एच प्राइवेट लिमिटेड ने ओवरड्राफ्ट लिया 2 बैंकों से, लिमिट 40 लाख ईच against the security of fixed deposit it had with the bank. Unsecured overdraft लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 36 लाख का, 36 लाख का। ये सारे लोन आउटस्टैंडिंग पड़े हैं। कितना हो गया टोटल? 40 और 40 80 और 36 1 करोड़ 16 लाख, 1 करोड़ 16 लाख। पेड अप कैपिटल रिजर्व 80 लाख का है, ये तो नीचे चला गया। रेवेन्यू 6 करोड़ का है, ये 10 करोड़ से नीचे चला गया। मैनेजमेंट कहती है कारो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि टर्नओवर पेड अप कैपिटल तो लिमिट में है, और लोन फिक्स डिपॉजिट वाला कंसीडर नहीं करते। अरे वाह, कह रहे हैं फिक्स डिपॉजिट वाला तो कंसीडर नहीं करते। कोई एक्सेप्शन थी ऐसी कि फिक्स डिपॉजिट वाला लोन कंसीडर नहीं करते? कंपनी कहती भी है, चलो मान लो कंसीडर करते हैं, ये पर बैंक देखना होता है, क्यूमुलेटिवली नहीं देखना होता। लो जी
ये कह रहे हैं गाइडेंस बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो एप्लीकेबल? एग्रीगेट में नहीं देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे। एग्रीगेट। हाँ, हाथरस कह रहे हैं समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा? अच्छा, अल्टरनेटिव समझ नहीं आया। हाथरस जो समझ में आया क्वेश्चन 5 में तो आंसर वैसा लिखो। बोलो जी, कारो एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? नहीं। इस क्वेश्चन में कारो एप्लीकेबल, एफडीआर के अगेंस्ट वाला लोन भी लूंगा और सारे लोन एग्रीगेट में लूंगा। तुम्हारी दोनों कंटेंशन गलत है, तुम्हारी दोनों कंटेंशन गलत है। वो तो लिमिट थी। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 31 मार्च 2016 को कहती है पेड अप कैपिटल 70 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 24 लाख, कैपिटल रिजर्व 20 लाख, पीएनएल का डेबिट बैलेंस 24 लाख। बताओ कि 24 माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। But the limit of borrowing is given, not the actual. लिखा हुआ तो ये सारे लोन क्या है? आउटस्टैंडिंग है, दिया हुआ तो है क्वेश्चन में। बताओ जी, माइनस कर देंगे? हाँ करेंगे। क्या बचेगा? 70 प्लस 24 प्लस 20 माइनस 24 इक्वल टू 90। कारो इज नॉट एप्लीकेबल as amount is 0.9 करोड़, 1 करोड़ से नीचे है। तो इसके साथ हमारा आधा कारण पूरा, एप्लीकेबिलिटी का पार्ट कंप्लीट। केस स्टडीज भी हमने कर ली। अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद इसके रिपोर्टिंग पॉइंट्स को पढ़ें। ब्रेक लगाओ। टॉपिक है हमारा मैटर बाजने लग गया। ये लग गया और साले एक तो तेरे इतने सारे बाल हैं, मेरे भी इतने छोटे-छोटे बाल। तो तेरा रिपोर्टेड अंडर कारण 2016। कौन कौन से मैटर को रिपोर्ट करना है कारो 2016 में? ऑर्डर के अंदर जो नंबर है वो पैरा बेस्ड होते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स की रिपोर्टिंग। पैरा 3, सब पैरा 1। 3 पॉइंट्स रिपोर्टिंग के हैं। क्या क्या? प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेन्ड or not, physical verification at reasonable interval by management की गई या नहीं की गई। Whether any material discrepancy noticed, if yes, whether deals within books of accounts, and the last, whether title deeds of immovable properties
in the name of company. If not, provide the details. If not, provide the details. तो ये चीजें हैं जो फिक्स्ड एसेट के अंदर कवर की गई है। तीन बातों के ऊपर रिकॉर्डिंग की गई है। नंबर एक, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है। कंपनी के प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, किसके? फिक्स्ड एसेट के। प्रॉपर रिकॉर्ड इंक्लूडिंग दो बातें, क्या क्या? क्वांटिटेटिव डिटेल्स, मतलब कितने एसेट्स हैं, प्लस लोकेशन, जैसे प्रॉपर रिकॉर्ड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल, कितना नंबर है, कितने लोकेशन पर है। लाइक हम एग्जांपल लें एल्डाइन वेंचर का, हमारे फिक्स एसेट ये बोर्ड, कितने बोर्ड है, कौन कौन सी लोकेशन में है। लेट्स से हमारे स्टूडियो का यहां पर है 4, एक स्टूडियो गाजियाबाद के अंदर है, तो लोकेशन प्रीत विहार ऑफिस, लोकेशन गाजियाबाद, क्वांटिटेटिव डिटेल कितने, 5 बोर्ड, 5 बोर्ड। पैना बोर्ड की बात करें, फिर इसी तरह से कितने कैमरे हैं, प्रोजेक्टर कितने हैं, मतलब सारे के सारे एसेट्स जितने भी हैं आपके, क्या उनके प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए या नहीं बनाए, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल, मतलब नंबर, लोकेशन, किस किस जगह पर वो सिचुएटेड है, उसकी सारी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है। नंबर 2, क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर फिक्स्ड एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन की है या नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये आया फिक्स्ड एसेट्स की वेरिफिकेशन मैनेजमेंट का काम है, वो तो हमें वैसे भी पता है। लेकिन व्हाट इज द रीजनेबल इंटरवल? Every quarter, every half year, once in every year, once in 5 years, once in 10 years, or not required at all, or when deemed fit by management. बोलो, what is the reasonableness? हाथी ने कहा 1 साल में 1 बार, once in every year, once in every year, once in every year, deemed fit. देखो जरा, अब इसके ऊपर गाइडेंस नोट कुछ को कहता है। सिचुएशन या लोकेशन एक ही बात हो गई। इसने कहा ये सूरत, सिचुएशन या लोकेशन, ऐसी कैसी बातें करते हो सूरत। गाइडेंस नोट इसके ऊपर कहता है रीजनेबल इंटरवल ऑर्डर में डिफाइन नहीं है, वैसे जनरली वंस इन एवरी ईयर होना चाहिए, बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द लोकेशन ऑफ द एसेट और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द एंटिटी and the problems associated with the physical verification, the period may be relaxed. और उन्होंने पीरियड कहा once in 3 years. Once in 3 years may be considered reasonable. Once in 3 years may be considered reasonable. अरे ये कहां से आया once in 3 years? ऐसा कुछ और पॉइंट भी पढ़ा था कहीं पे once in 3 years का, जल्दी जल्दी बोलो। यस, बीकानेर। बाकी बताओ जरा जल्दी, once in 3 years और कहां पढ़ा था? कौन से हिस्से में पढ़ा? 501 में। गलत।
सूरत 501, अरे गलत बोल रहे हैं। बटीला ठीक है, इंदौर ठीक हो गया, गिरीश पार्क ठीक हो गए, झंडे वाला ठीक हो गए, काशीपुर ठीक है, गाजियाबाद गलत है, ग्वालियर ठीक है, टोलीगंज ठीक है, लक्ष्मी नगर ठीक है। ग्वालियर 315 नहीं 330 टेस्ट ऑफ कंट्रोल, भीलवाड़ा 501 नहीं 330 टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वही चीज यहां पर की गई। यदि फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो क्या उसमें मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई, मतलब कोई गलती पाई गई? हाँ, जब हमने काउंट किए हमारा एक प्रोजेक्टर कम मिला, हमारा एक प्रोजेक्टर कम मिला। अच्छा, प्रोजेक्टर कम मिला तो क्या प्रोजेक्टर को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया कि चोरी हो गया? क्या एंट्री पास करूंगा? फिजिकल वेरिफिकेशन कराई हमने, हमारे पास 12 प्रोजेक्टर थे, काउंटिंग में 11 मिले, एक गायब। अभिषेक से पूछे, अभिषेक से पूछ लिया, नेटपाल जी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, नहीं मिला एक प्रोजेक्टर, वो क्या एंट्री पास करूं? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोजेक्टर अकाउंट, मतलब बुक्स में से राइट ऑफ किया या नहीं किया। आगे नया पॉइंट डाला, नया पॉइंट क्या? टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। जितनी भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है या नहीं है? उनकी है तो ठीक है, नहीं तो डिटेल दो। टाइटल डीड्स क्या होती हैं? सेल डीड, रजिस्ट्री नहीं हुई अभी, एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास नहीं है, हमने तो उसके अगेंस्ट लोन ले रखा है। बोलो क्या करूं? मैंने मांगी टाइटल डीड, ओरिजिनल दिखाओ, कहते हैं ओरिजिनल कहां से होगी, हमारे पास बैंक में गिरवी पड़ी है, मॉर्गेज कर रखी है हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, क्या करें? यस, ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आप एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, और कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा? कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? SA 505, SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लीजिए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स अवेलेबल है तो ठीक है, कंपनी के नाम पर है, हाँ ठीक है, नहीं डिटेल दो, नहीं तो डिटेल दो। ये नया पॉइंट डाला गया है, पहले ये पॉइंट नहीं था कारो, पहले ये पॉइंट नहीं था कारो। तो फिक्स असेट्स की बात आ गई, पैरा 3 सब पैरा 1, इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग किस फॉर्म में? डेस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब मुझे पूरी लाइनें लिखनी है, मुझे पूरी लाइनें लिखनी है। द कंपनी हैज मेंटेन्ड द प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर द फिक्स्ड असेट्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल एंड द सिचुएशंस। नंबर 2, management has conducted a physical verification of the assets at the reasonable interval and no material discrepancy noticed. Number 3, title deed of immovable properties are in the name of the company. Title deeds of the immovable properties are in the name of the company. अच्छा, अब इसमें कुछ बातें मैंने आपके साथ गाइडेंस नोट वाली कर दी है। गाइडेंस नोट, ये चैप्टर गाइडेंस नोट के साथ बिल्कुल अपडेटेड आपके LMS के ऊपर मिलेगा आपको। मैं गाइडेंस नोट के पॉइंट बुक में से रीड करा रहा हूं, नोट्स में से। बट इन केस ऑफ लीज एसेट्स के अंदर आपके पास लीज एग्रीमेंट होगा। फोकस हटा दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये 240 में वो नहीं है कि एज कवर्ड इन गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 क्या कहता है? द ऑर्डर डज नॉट डिफाइन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रॉपर रिकॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाले हैं गाइडेंस नोट के, रीड जरूर करने हैं। इस धोखे में मत रहना कि ICAI ने तो कह दिया गाइडेंस नोट नहीं आएगा, बट इसके क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस नोट पर ही बनते हैं। Therefore, what constitutes the proper record is a matter of professional judgment made by the auditor after considering the fact and circumstances of each case. प्रॉपर रिकॉर्ड डिफाइंड नहीं है ऑर्डर में, तो आप अपने हिसाब से जजमेंट ले लीजिए।
आप अपने हिसाब से जजमेंट ले लीजिए। ये वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे एलएमएस के ऊपर अमेंडमेंट नोट्स पड़े हैं उसके अंदर हैं। ये गाइडेंस नोट के पॉइंट है, हमारी मेन बुक में कवर नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। क्योंकि गाइडेंस नोट 24 अप्रैल को आया था तो गाइडेंस नोट के पॉइंट मेन बुक में कवर नहीं है। ये आप एलएमएस से डाउनलोड कर सकते हैं। What constitute reasonable interval? Depend upon the circumstances of each case. The factor to be taken into consideration in this regard include number of assets, nature of assets, relative value of asset, difficulty in verification, situation, geographical spread of the location of the asset, etc. रीजनेबल इंटरवल को डिटरमाइन करने में ये सारी चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। आगे, द मैनेजमेंट may decide about the periodicity of physical verification considering the above factors. While an annual verification may be reasonable, it may be impracticable to carry out the same in some cases. Even in such cases, the verification program should be such that all assets are verified at least once in every 3 years. आ गया जी पॉइंट। All assets are verified at least once in every 3 years. Where verification of all assets is not made, it will be necessary for the auditor to report that fact. But if he is satisfied regarding the frequency of the verification, he should make a suitable comment to that fact. तो ये चीज आ गई रीजनेबल इंटरवल के बेसिस पर। The order is silent. टाइटल डीड होती क्या? इन जनरल टाइटल डीड मीन्स ए लीगल डीड और डॉक्यूमेंट constituting the evidence of a right, especially the legal ownership. कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे लीगल ऑनरशिप आए। बीकानेर ईओएम क्यों डालना? कारों की तो अलग रिपोर्ट बनती है, कारों की तो अलग रिपोर्ट बनेगी ना, उसमें लिखो। जैसे एक क्वेश्चन देखें, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 8। एक्स लिमिटेड ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को क्लोज किया। केस स्टडी देखो, केस स्टडी इन्हीं में से मिलेगी एग्जाम में। पिछले सारे अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन मैंने कारो 2016 के हिसाब से अपडेट कर रखे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई केस स्टडी दे देगा। इंदौर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा ना। And sold all its manufacturing fixed assets. However, it intend to continue as a trading company. इसने सारे मैन्युफैक्चरिंग असेट को बेच दिए। जो बाकी फिक्स असेट बचे, कंपनी ने एक फिजिकल वेरिफिकेशन की साल के आखिर में और एक मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली 1 लाख रुपए, जो इन्होंने राइट ऑफ भी कर दी और पीएनएल में उसका सेपरेट डिस्क्लोजर भी दे दिया। आप इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट करें? आप इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट करें? अब इसमें सबसे पहले तो आपको यह ढूंढना होगा, क्या मैं इसका आंसर कारों पर दूं या मैं इसका आंसर जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल पर दूं? क्या मैं इसका आंसर कारों पर दूं
क्या मैं इसका आंसर जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल पर दूं, क्या मैं इसका आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर दूं, जैसे ये AS24 कह रहे हैं इंदौर वाले, बीकानेर वाले ऐसे 570 पर जा रहे हैं, दोनों पर। ठीक है, मेन चीज आपको जो देखनी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि आपको कारों के हिसाब से आंसर देना है, तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आप साथ साथ अप्लाई करो। अब यहां पर द्वारका ने, बीकानेर ने, 2-3 सेंटर ने कहा कि 570 अप्लाई करो। ठीक है, आपने सारे मैन्युफैक्चरिंग असेट बेच दिए, आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, ओके, मुझे ऐसे 570 के प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, फिजिबिलिटी चेक करनी है, मैनेजमेंट के प्लान्स चेक करने हैं कि क्या गोइंग कंसर्न की अजम्पशन सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट और नॉट। रिपोर्टिंग, द फिक्स्ड असेट्स have been physically verified by the management at reasonable interval। कारों की रिपोर्टिंग हो रही है। Material discrepancies were noticed on such verification and the same have been properly dealt within the books of account। Auditor is also required to perform the procedures covered in SA 570 so as to ensure appropriateness of use of going concern। डिटेल्ड आंसर आपको इसका प्रैक्टिस पर मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट अबाउट द फिक्स्ड असेट्स। अच्छा, चलो अब जरा आगे बढ़े। वैसे अभी सैस पे कुछ मैसेज देखकर एक बात माइंड में घूमी, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम स्लो चल रहे हैं, पास भी करा दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम घर से पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये तो ठीक है कल क्या कराओगे ये बताओ। क्या ये चीजें इतनी आसान है? और इतनी आसान है तो सबसे ज्यादा बच्चा मुझे जो लगता है जो फेल होता है फाइनल ग्रुप 1 में शायद ऑडिट में होता है। ऐसा है या नहीं? बोलो सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा इस बात पर। मेरे माइंड में अभी कुछ बातें घूमी। कई बार जब बच्चों के साइड पे मैसेज आता है तो मुझे भी लगता है कि क्या ये चीजें ऐसी है। सबसे ज्यादा बच्चा तो जो मुझे लगता है ऑडिट के पेपर में फेल। और अब मुझे रीजन कुछ समझ में आ रहे हैं। चीजें आसान होती हैं और आसान होने पर आपको लगता है कि हाँ हम कवर कर लेंगे। गलती एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जो आंसर देना होता है जिस तरीके से एग्जामिनर मांगता है शायद वो नहीं देकर आते, इसलिए शायद नंबर कम आते। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सैस इस तरीके से आप सैस भेजते हो कि ये तो हम कर लेंगे अपने आप कल बताओ कल क्या कराओगे, ये तो बड़ा आसान है। चीजें इतनी आसान है तो फिर नंबर क्यों नहीं आते? क्वेश्चन इन ऑडिट आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। वही तो, तभी तो क्वेश्चन इंटरप्रेट करा रहा हूं साफ साफ कि क्या लिखना चाहिए। नहीं उल्टा डांगा, मैं एंग्री नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं अभी जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा था तो 3-4 सेंटर्स की बातें आई। एक द्वारका 2-3 बार लिख चुका, सर लिखवाओ मत कुछ भी, बुक में से आप पढ़ लेंगे। फिर जब मैं वो गाइडेंस नोट की बात पढ़ा रहा था फिर दोबारा पढ़ लेंगे आप केस स्टडी कराओ। तो ये जो चीजें हैं मुझे लगता है कि शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस है या कंसेप्ट इतने सिंपल लगते हैं आप लोगों को कि जहां पर आपको लगता है कि हाँ कर लेंगे लेकिन वो चीज करते नहीं हो या फिर उसको गलत समझ लेते हो। एक चीज ध्यान रखना, ऑडिट के पेपर में 2 मिनट लूंगा, आपको शायद लग रहा हो टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इट इज नॉट ए टाइम वेस्टेज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप अकाउंट्स का पेपर करते हो न्यूमेरिकल होता है आपके सामने और जो चेकिंग होती है वो न्यूमेरिकल बेस्ड चेकिंग होती है, फिगर्स की चेकिंग होती है। जब आप S7 का पेपर करते हो फिगर्स की चेकिंग है, वहां पर आपने यदि फिगर्स निकाल दी आपका आंसर ठीक, नंबर आ गए FR में और SFR में। जब आप लॉ के अंदर चलते हैं सारी चीजों के आंसर सेक्शन बेस्ड है,
ठीक है, आपको सेक्शन याद है, आपने सेक्शन क्योट किया, उसका प्रोविजन लिख दिया, नंबर आ गए। वहां पर थोड़ा सा आपने सेक्शन गलत आइडेंटिफाई कर लिया, सीधे नंबर कट। लेकिन जब ऑडिट की बात आती है, ऑडिट एप्लीकेशन है अकाउंट्स की। जो अकाउंट में न्यूमेरिकल करके आ रहे हो ना, उसकी एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऑडिट के पेपर के अंदर। जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करके आ रहे हो, उसकी एप्लीकेशन है थ्योरी फॉर्म के अंदर। जो लॉ का पेपर आप सेक्शन बेस्ड करके आ रहे हो, उसकी एप्लीकेशन है ऑडिट के पेपर के अंदर। एंड इंस्टीट्यूट का यह मानना है कि ऑडिट हमारा प्रोफेशन का सबसे कोर एरिया, बच्चे को लॉ की, अकाउंट की, एएस की, इंड एएस की, इनकी एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन जो मुझे लगता है कि जब वो एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं मिलती एग्जामिनर को, तब नंबर कट जाते हैं। तो इस पेपर के अंदर कई बार कोई चीजें सिंपल्स भी नजर आई, थोड़ा सा उनको फोकस माइंड के साथ पढ़ना और केस स्टडीज पर पूरा अच्छी तरह से ध्यान देना। चीजें सिंपल होते हुए भी बड़ी मुश्किल होती। मई 2016 का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, मई 2016 का क्वेश्चन पेपर, शायद आप ये कहोगे अरे इतना आसान पेपर, इतना आसान पेपर। और फिर एक काम करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होल्डर वालों के मार्क्स देख लेना, ज्यादा से ज्यादा 60-65 के ऊपर हो। नहीं, 60 से ज्यादा से ज्यादा 60-65 के ऊपर, 60 से नीचे है। ये चीजें किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा रोहतक। तो थोड़ा सा मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं, चीजें सिंपल लगती हैं लेकिन होती नहीं है, उनको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है। चलो 5 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, अंदर माना। चलो आगे बढ़े। ब्रेक था क्या? शायद किसी की समझ में आ जाए। क्वेश्चन 8 में एस 24 आएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है 24 को अप्लाई करने की। पॉइंट नंबर 2, इन्वेंट्री। पैरा 3 सब पैरा। द्वारका उसको क्योट करने की जरूरत नहीं जब तक स्पेसिफिकली वो एएस बेस्ड आंसर ना मांगे। वो आपसे पूछ रहा है आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे कवर करोगे। मैं मैनेजमेंट थोड़ी हूं द्वारका, उसने अकाउंटिंग से पार्ट नहीं पूछा था। अच्छा, फतेहाबाद उसमें गाइडेंस नोट का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। उसने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, डिस्क्रिपेंसी भी थी, नोटिस कर ली गई, वो ऑडिट रिपोर्टिंग पर जा रहा है। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है? अब इन्वेंट्री के रिपोर्टिंग में 2 पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट। नंबर 1, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन is conducted at reasonable interval। कौन करेगा बोलो? बाय मैनेज। एक बात, whether physical verification has been conducted at the reasonable interval by the management। दूसरी बात, whether material discrepancy noticed during physical verification if yes, whether deal within the
properly, whether deal within the books of account properly. सीकर आपको ये लग रहा था मैं गुस्सा कर रहा हूं, देखा इंटरप्रिटेशन की गलती सीकर, इंटरप्रिटेशन में बहुत कमजोर हो। मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था और एक सिंपल सी बात है, मुझे गुस्सा करके क्या मिलेगा, मुझे गुस्सा करके क्या मिलेगा, मेरा क्या छीन लिया आपने, इंटरप्रिटेशन गलत। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसको आपने गुस्से में लिया, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा एएस का, लिखकर आओगे ऐसे हैं। दो बातें, क्या ये दोनों की दोनों बातें यही वाली हैं या नहीं है, बोलो बोलो। जो मैंने फिक्स सेट में करी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ टोलीगंज कह रहे हैं डिस्क्लेमर दे दो। मैं पहले डिस्क्लेमर दिया करूंगा, आगे से जब समझाऊंगा तो कहूंगा कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। ऑलमोस्ट सेम नहीं, टोटली सेम, टोटली सेम। अच्छा टोटली सेम में एक डिफरेंस है, गाइडेंस नोट था। क्या डिफरेंस है? यहां पर मैंने रीजनेबल इंटरवल कितना कह दिया था, बोलो जरा। 1 sin है। यहां पर रीजनेबल इंटरवल कितना बोला था? जनरली तो 1 sin एवरी ईयर, हाउ एवर सिचुएशन बेस पर क्या बोला? 1 sin, सिचुएशन बेस पर 1 sin 3 ईयर। क्या इन्वेंट्री में ऐसा हो सकता है? इन्वेंट्री में 1 sin 3 ईयर का रीजनेबल इंटरवल, क्या सुजेस्ट करोगे कि इन्वेंट्री में 1 in 3 इयर्स का रीजनेबल इंटरवल ले ले? एटलीस्ट एनुअली, कम से कम साल में एक बार तो होना ही होना चाहिए, और ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर सकते हो तो अच्छा है। मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बाई मंथली, मंथली बेसिस पर जितना फ्रीक्वेंट कर सकते हो अच्छा है, बट एटलीस्ट एक बार तो होना ही होना चाहिए। अच्छा बताओ, अब इसका गाइडेंस नोट पढ़वाऊं या ना पढ़वाऊं? बोलो बोलो, मना भी करोगे मैं तो तब भी पढ़ाता। केस है ना, तुझे पता है ना, मना भी करते तब भी पढ़ाता, क्या करूं, आदत है। क्यों? अरे इसने क्लास मतलब वो कर रहा था ना, रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, क्लास में आके बैठा भी था। पता नहीं है। गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 इन्वेंट्री के ऊपर पता नहीं चला, उसको पता नहीं चला क्या कहता है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी व्हिच शुड वेरीफाई ऑल मटेरियल आइटम्स एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, एंड इफ पॉसिबल जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है करना। अरे नहीं, जैसे ये सेंटर है, इन अप्रोप्रिएट ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है, सेंटर कर रहा है। आगे कहता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रीजनेबल इंटरवल, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल इंटरवल वो पीछे पड़ा हुआ है, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। The periodicity of physical verification of inventory depends upon किन चीजों पर? Nature of inventory, their location, feasibility of conducting a physical verification. Management of a company normally determine the periodicity of physical verification of inventory considering these factors, and wherever practicable all items should be verified by the management at least once in a year, at least once in a year. इसके दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का डायरेक्ट थ्योरी का है, इसको तो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 10
द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड, जिस पर कारो एप्लीकेबल है, हाउ वुड यू रिपोर्ट? Physical verification of only 50% of the items of the inventory has been conducted by the company. The balance 50% will be conducted in next year No. due to lack of time and resources. No. बताइए जी, Do you approve this? क्या आप इसे अप्रूव करेंगे? Do you think क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन की है? नहीं. नहीं. मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की है. रिजल्ट, प्रोसीजर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द मैनेजमेंट इज नॉट रीजनेबल. Hence the auditor should point out inadequacy in physical verification procedure under para 3(2) of CARO 2016. मुझे किसी स्टैंडर्ड को भी साथ में लिखना लिखना है तो बताओ क्या करूं? ऐसे जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली ऊपर कारो के बेस पर आंसर मांगा है. क्वेश्चन ने कारो के बेस पर अपना आंसर मांगा है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना चाहता हूं तो बोलो क्या करें? SA 501 का रेफरेंस हमें जरूर देना चाहिए. 501 का रेफरेंस, ठीक है? चलो आगे बढ़े. इसमें गाइडेंस नोट का रेफरेंस देखिए, ऑल टाइम वंस इन्हें दे सकते हो. कारो की केस स्टडी में इतना मैं कह सकता हूं कि यदि किसी मैटर पर रिपोर्टिंग आ जाती है और उसमें आप गाइडेंस नोट के पॉइंट को, रेलिवेंट पॉइंट को कवर करेंगे, आप कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन. गाइडेंस नोट, एक सिंपल सी बात करता हूं तो बात ही खत्म होती है. किस बात से? आप कह रहे हैं गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 सिलेबस में नहीं है. मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं, ये कभी सिलेबस में लिखा हुआ नहीं आएगा. ये कभी सिलेबस में लिखा हुआ नहीं आएगा. 2003 से भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था. 2003 से भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था क्योंकि अपने आप में ये गाइडेंस नोट है ही 250 पेज का. इसको कैसे सिलेबस में लिख देंगे ये? लेकिन जितने क्वेश्चन है ये पास्ट के क्वेश्चन है. ये सारे केस स्टडी सारी पास्ट की है जो मैंने इस बुक में डाली हुई है और सबके आंसर में उसी गाइडेंस नोट का जिक्र है. रट्टे मार लेंगे. मतलब पास्ट में भी कभी इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा कि गाइडेंस नोट सिलेबस में है और अपने आंसर में हर जगह गाइडेंस नोट के पॉइंट को उठाया हुआ है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Point number 3, loans and advances to parties covered under section 189. पैरा नंबर 3 सब पैरा 3. ऐसे 260 को क्यों डालना चाह रहे थे उसमें? किसमें? वो तो सारी जगह डाल लो ऐसे तो टॉलीगंज, लेकिन कुछ रेलिवेंसी तो हमें रखनी पड़ेगी ना. कैन वी रिलाई ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट आउटसोर्स बाय मैनेजर? बिल्कुल हजरतगंज, वी कैन रिलाई. ऐसे 200 भी डाल देंगे. ये क्या कहता है? 500 हो गया है. 500 Whether the company के पास पड़ा है. हाँ. has granted any loan to company पार्टी हो गई. for 580 LLP WR. अरे नंबर ही मिलेंगे तो कितने डाल दें? or other person. Whether company has granted any loan to company, firm, LLP or other person
covered in ये समझ गया। register maintained under section 189. If yes, तीन बातें क्या क्या वो तीन बातें? नंबर 1, नेचर terms and conditions of grant of such loan are not prejudicial. Terms and conditions of grant of such loan are not prejudicial. Number 2, schedule of repayment of principal and interest is stipulated, बताया गया है, is stipulated and यदि हाँ, whether repayments of principal and interest are regular. तीसरा पॉइंट, if amount is overdue, state total amount overdue by more than 90 days plus steps for recovery of, किसकी रिकवरी? Principal and interest has been taken. याद रखना है, रिपोर्टिंग मांगी जा सकती है इसकी अलग से। अब मैं आपसे कंपनी लॉ के बारे में पूछा करूंगा। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे सेक्शन 189 किसका है? सेक्शन 189 किसका है? मुझे नहीं पता ग्वालियर, रिलेटेड पार्टी का। चलो हो गया, ग्वालियर 188 है, ट्रांसैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। चलो आगे बढ़ो। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, बिल्कुल सही। ये लो, देहरादून वाले गए, कंपनी एक्ट का है, बस क्या ना। तो सेक्शन 189 क्या कहता है? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट that has been entered into by a company as per the provisions of section 184, subsection 2 and 188. दो सेक्शन 184 subsection 2 में डायरेक्टर्स के लोन, सेक्शन 180 डायरेक्टर्स का जो ट्रांसैक्शन हुई, लोन तो 185 में है, दे नहीं सकते। एंड दूसरा सेक्शन 188 के अंदर जो ट्रांसैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुई, उन सारे पर्सन के साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए, उन कंपनी के साथ, फर्म के साथ, एलएलपी के साथ एंड अदर पर्संस के साथ, उनका आपको एक रजिस्टर बनाना होता है सेक्शन 189। तो ये कहता है क्या आपने ऐसे पर्सन जो हमने ना कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 189 की बात करूं तो इसमें 184 में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो, और 188 का जिक्र किया गया है। तो जो भी हमने किया है ना, उनका रजिस्टर बनाना है 189 में। डायरेक्टर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट
इसमें तो लोन के बाद 184 में और इंटरेस्ट related party रिलेटेड पार्टीज के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हाँ डायरेक्टर के साथ contract किए में गए ना। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड पार्टी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने ऐसे किसी पर्सन को लोन दिया है? लोन बोले तो एडवांस क्या लोन दिया हुआ है? हाँ, Then- एडवांस नंबर 1, टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन। अब एक चीज एराइज होती है, क्या लोन ड्यूरिंग द ईयर का चेक करना है या कोई पुराना आउटस्टैंडिंग है उसका भी चेक करना है? बोलो, सारे चेक करेंगे। whether the company has granted any loan to companies firm LLP or other person covered ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन ग्रांट किया गया, क्या उसी की बात करनी है या पुराने आउटस्टैंडिंग लोन है उनकी भी बात करनी है? ग्रांटेड वर्ड लिखा हुआ है तो हमें किसकी बात करनी चाहिए? ड्यूरिंग द ईयर की बात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन गाइडेंस नोट इसके ऊपर कुछ डिस्कशन देता है, अभी कराऊंगा मैं। पहले पॉइंट पर इसने कहा टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट ऑफ सच लोन आर नॉट प्रेजुडिशियल। किसी ने पूछा था किसके लिए? अरे कंपनी के लिए ही तो करोगे, टू कंपनी इंटरेस्ट। अपने लिए प्रेजुडिशियल थोड़ी ढूंढोगे, पता नहीं किसने पूछा था। टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन आर नॉट प्रेजुडिशियल टू कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर कह सकते हो। अच्छा, क्या लोन के प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की रीपेमेंट का शेड्यूल बनाया हुआ है? हाँ, बनाया हुआ है। क्या उसी के हिसाब से रीपेमेंट्स आ रही है? हाँ, आ रही है। नहीं आ रही, ओवर ड्यू है, ठीक है। 90 दिन से ज्यादा कितना ओवर ड्यू है? बताओ, ये 90 दिन कहां से उठाया होगा इन्होंने? बताओ, ये 90 दिन कहां से उठाया होगा इन्होंने? कहीं पढ़ा है 90 दिन का ओवरड्यू का कंसेप्ट? यस, इंदौर, हाजरा, बीकानेर, एकदम आंसर आया। एनपीए, बैंकिंग प्रोविजन से। एंड स्टेप्स फॉर रिकवरी, स्टेप्स फॉर द रिकवरी किसकी? प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। क्या वो स्टेप्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए? एक एक वर्ड का इनका ध्यान रखना। टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट एज वेल ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, रीपेमेंट रेगुलर है या नहीं, ओवरड्यू है तो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू, एंड स्टेप्स फॉर द रिकवरी। अच्छा, अब गाइडेंस नोट की बातें पढ़ाऊं। ग्वालियर ओवरड्यू का मतलब अमाउंट ड्यू हो गया था बट पे नहीं हुआ। लोन टू डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल अंडर सेक्शन 185 आप लोन दे ही नहीं सकते। आप लोन दे ही नहीं सकते डायरेक्टर को, तो बट डायरेक्टर की फर्म को, डायरेक्टर की अदर कंपनीज को जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको, सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स। दिखाओ, इफ रीपेएबल ऑन डिमांड मेंशन दैट, ग्वालियर स्टिपुलेट कर दो। मान लो पैरा 3(2) ऑफ कानून 2015 में क्या डिलीट हुआ? बिकॉज क्वेश्चन 10 इज बेस्ड ऑन दैट डिलीटेड पोर्शन। उसमें एक पॉइंट था, मान लो whether the procedures of the physical verification of the inventory seems to be adequate. क्वेश्चन नंबर 10 अर्लियर उसी पर बेस्ड था, लेकिन अब वो प्रोसीजर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन की एडिक्वेसी रिपोर्टिंग में नहीं आएगी क्योंकि कारो 2016 से उसको हटा लिया गया है। वो पॉइंट था, प्रोसीजर्स ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन सीम्स टू बी एडिक्वेट। देखिए जरा, ग्रांट का ज्यादा डिटेल आपको लॉ में पढ़ने को मिलेगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 184 185 की क्लॉज 3 सब पैरा 3A ये कहता है कवर्स डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। किस टाइम पर? एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ द लोन, एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ द लोन। In this regard, it may be noted that though the clause uses the term grant, which would ordinarily be understood to mean the loans granted or given during the year, however, it may be appropriate
गाइडेंस नोट क्या कहता है? इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड सच लोन्स आल्सो दैट वर रिन्यूड ड्यूरिंग द ईयर। जो ड्यूरिंग द ईयर रिन्यू हुए हैं, मतलब पास्ट में कोई लोन दे रखा था, ड्यूरिंग द पीरियड दोबारा से रिन्यू हुए हैं, नई ग्रांट नहीं कह सकते हम उसको, इट इज ओनली ए रिन्यूअल। गाइडेंस नोट कहता है आप उनको भी कवर करें। अच्छा, आगे क्लॉज 33B33C, इट कवर द लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज, देखो अब क्या कह रहा है, and also all loan having opening balances, also all loan having the opening balances। मतलब इन दो पॉइंट पर, जो सेकंड एंड थर्ड नंबर के पॉइंट है, इन पर आपको पुराने लोन्स की भी बातें करनी पड़ेंगी। ये तो ग्रांट की बात आ गई, यहां पर सारे लोन्स की कवरेज कह रहा है। आगे, यदि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया गया, अभी ग्वालियर ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, यदि शेड्यूल ही नहीं बनाया गया, द ऑडिटर शुड स्टेट द फैक्ट एंड मे रिपोर्ट दैट ही इज अनेबल टू मेक द स्पेसिफिक कमेंट ऑन द रेगुलरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन सच केस। जब कोई शेड्यूल ही नहीं बना रखा तो हम रिपोर्टिंग क्या करें? बीकानेर 143(1) की रिपोर्टिंग भी कर दें, उसका पहला पॉइंट डाल सकते हैं, वेदर द लोन एंड एडवांसेस आर प्रीजुडिशियल टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड और नॉट। इस पे ध्यान दो आप जरा। इन केस शेड्यूल ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टिपुलेटेड, बताया गया है, रीपेमेंट रेगुलर नहीं है, the auditor may report the fact and may give number of cases and remarks if any। डिटेल में क्या दे सकता है? नंबर ऑफ केसेस एंड रिमार्क्स। अच्छा, अब जरा इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, H Limited granted unsecured loan of 1 crore rupees at 15% per annum to 2 of its subsidiaries during the financial year 15-16, दो subsidiaries को। Before the year end, both the company repaid the loan. The management of the H Limited is of the opinion that since no balance is outstanding, these loans are not required to be reported in Caro 2016। Comment, बोलो जरा। लोन दिए गए, ग्रांट हुए हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ईयर एंड से पहले पहले क्लोज हो गए। लोन ग्रांट हुए हैं बट ईयर एंड से पहले पहले क्लोज हो गए। रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट? इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड। ड्राफ्ट रिपोर्ट, पहले तो आप पूरा वो पैरा 3 सब पैरा 3 लिखेंगे। आगे क्या कहेंगे? कंपनी हैज ग्रांटेड लोन ऑफ 1 crore at so rate to 2 of its subsidiary covered in the register maintained under section 189. The maximum amount involved was 1 crore, year end balance 0. Year end balance 0. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, ABC Limited has granted a loan of 20 crore to its associate XYZ Private Limited at the beginning of financial year and it remain outstanding at year end। outstanding भी है year end में, क्या करें? How the auditor should report the fact। यहां पर तो कारो की डिस्कशन थी सीधी, मैंने किसी एसए का जिक्र नहीं किया था। यहां पर कारो की रिपोर्ट थी, मैंने किसी एसए का जिक्र नहीं किया। यहां पर उसने जनरल क्वेश्चन पूछा, हाउ द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द फैक्ट। एक एसोसिएट को लोन दिया है, कौन सा एसए अप्लाई हो जाएगा? कौन सा एसए अप्लाई हो जाएगा? हाँ, 550। रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर पैरा 3(3). Auditor should also ensure compliance of disclosure requirement of AS 18 and perform the procedure as prescribed under SA 550। डिटेल्ड आंसर आपको प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 4,
पैरा नंबर 4, compliance of section 185 and 186 of ए पॉइंट में ग्रांट में ड्यूरिंग द ईयर एंड ओपनिंग दोनों लगेंगे या ओनली ड्यूरिंग द ईयर? ओनली ड्यूरिंग द ईयर लिया गया है। फतेहाबाद गाइडेंस बुक ने क्लियर किया, ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग रिन्यूअल, इंक्लूडिंग रिन्यूअल। अच्छा, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 क्या कहता है? In respect of loans, investments, guarantees and security, चार चीजें, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी। whether provisions of section 185 and 186 are complied with, if not, provide the details। द्वार का क्वेश्चन 11 में वाई रिपोर्टिंग बैलेंस नील, क्योंकि लोन दिया गया था ड्यूरिंग द ईयर। कहां लिखा है कि बैलेंस नील हो तो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? बोलो। अच्छा, अब आ गई दिक्कत बहुत ज्यादा। 11 में 550 का रेफरेंस बठिंडा देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद ही कारों का जिक्र कर दिया था, तो मेरा आंसर वैसे मेनली कारों बेस्ड होगा। आप लास्ट में एक दो लाइन ऐसे 550 की लिखना चाहते तो लिखिए। ये पहले कारों में नहीं था ना ये? क्वेश्चन 10 का आंसर हम कारों पे नहीं दे सकते, बिकॉज कारों 16 की अकॉर्डिंग दो वो पॉइंट तो डिलीट है, वो पॉइंट डिलीट है, लेकिन जो पॉइंट बचा है मैं उसको रेफर कर सकता हूँ। रीजनेबल इंटरवल पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बची हुई 50% इन्वेंट्री का माल ब्रॉड, मैं उससे भी तो लिंक कर सकता हूं ना। अच्छा, अब इसमें आ गई मेरे सामने बहुत बड़ी दिक्कत। है तो ये छोटा सा क्लॉज 185 186 की बात कर गया, बस कहता है कंप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्रोवाइड द डिटेल। अच्छा, अब बताओ 185 एंड 186 किस किस को आता है? बताओ भाई, बताओ। 185 एंड 186 किस किस को आता है? जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो लॉ में पढ़ ही लेंगे। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो लॉ में पढ़ लेंगे। इसी डिटेल में हम यहां पर नहीं जा सकते। बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, कंपनी लॉ के बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक लोन टू डायरेक्टर का है 185 एंड 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स का है। ब्रीफ में बता दूं, ओके। अच्छा, चलो मैं इसका गाइडेंस नोट पढ़वा रहा हूं। कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन वो समझ में सिर्फ उन्हीं को आएंगी जिन्होंने 185 एंड 186 पढ़ रखे हैं कंपनी लॉ में, नहीं तो नहीं आएगी। थोड़ा बहुत माइंड में जरूर जाएगा, पर दिखाओ। कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास इसके लिए। थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ेंगे, इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। देखें, कारों का पैरा 3-4 कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन,
लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी 185 186 की कंप्लायंस। सबसे पहले इसने कहा पटियाला कोई बात नहीं, आप लॉ में इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहां दे रखी है, उसको पढ़ते हैं। काफी हद तक कुछ बातें आपके माइंड में जाएंगी। सेक्शन 185 कहता है लोन टू डायरेक्टर्स की रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। ऑडिटर को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट द डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन इन whom the director is interested। कोई ऐसा पर्सन जिसमें लाइक कोई कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर है, कोई फर्म जिसमें ये डायरेक्टर पार्टनर है, he may also check the detail of the person covered under this clause from the form number MBP1 and from the register maintained under section 1A। आगे obtain and check the details of the transactions carried out with such person including क्या इनको कोई गारंटी दी हुई है या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, including any guarantee given and the security provided। आगे further examine the details to find out whether any of the transaction, जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई है इन पर्सन्स के साथ, क्या वो सेक्शन 185 को अट्रैक्ट करती है। ये भी लिखना पड़ेगा साहब। इन केस ट्रांजेक्शन गाइडेंस नोट covered under the exceptions of section 185, auditor should obtain the necessary evidence in support of such exception। And यदि ऑडिटर को कोई भी नॉन कंप्लायंस नजर आता है, उसको क्या क्या रिपोर्ट करना है देखो जरा। मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर एक, and the amount outstanding at the balance sheet date 2 in relation to the director and in relation to the person जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर। मतलब पटियाला एंड ऑल अदर सेंटर एक चीज ध्यान रखें, जब आप लॉ में इसको पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी लॉ सेक्शन 185 186 पढ़ेंगे तो एक काम जरूर करेंगे, जब भी डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ोगे कारों के इन गाइडेंस नोट को एक बार उस टाइम पर जरूर पढ़ोगे। वहां से आपको इनकी पूरी डिटेल्स का आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। इतने 2 पॉइंट में यहां पर मैंने ऑडिटर के प्रोसीजर्स को कवर अप कर दिया, यहां पर मैंने रिपोर्टिंग की बात कर। अब एक चीज देखना, यदि एग्जाम में इसका क्वेश्चन बन जाता है कि ऑडिटर ऑब्जर्व द नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, क्या लिखोगे आंसर बोलो जरा। रिपोर्टिंग। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन व्हिच सेक्शन 185 अप्लाई एंड you observe that provisions of section 185 has not been complied with, as an auditor what are the matters to be reported, as an auditor what are the matters to be reported under CARO बिल्कुल स्पेसिफिकली। अब देखो यदि मैं इस गाइडेंस नोट को नहीं पढ़ता तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे पास तो एक ही लाइन है ऑर्डर में, बस ऑर्डर में एक ही लाइन है और वो क्या है, यदि नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ तो डिटेल दो। अब डिटेल भैया डिटेल कौन सी, एग्जामिनर आपसे डिटेल पूछेगा, डिटेल कौन सी, वो गाइडेंस नोट में है, ये है डिटेल। नंबर 1 मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 2 अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, किसके रिलेशन में, डायरेक्टर एंड पर्सन इन whom the director are interested, specifically mentioning the relationship, स्पेसिफिकली मेंशन द रिलेशनशिप। तो आप 185 के रेफरेंस में इन चीजों को याद रखेंगे। नंबर 1 मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज एट द बैलेंस शीट डेट इन रिलेशन टू डायरेक्टर, इन रिलेशन टू पर्सन इन whom the directors are interested। अच्छा क्वेश्चन ये आ गया, as an auditor you are required to ensure the compliance of section 185 for the purpose of reporting under CARO, then
गाइडेंस नोट। फिर क्या करेंगे आप? As an auditor, you are required to ensure the compliance of Section 185 for the purpose of reporting under CARO. Then, ये आपके प्रोसीजरल पार्ट है, ये आपका प्रोसीजरल पार्ट है। लॉ का आंसर नहीं, वो कह रहे हैं एज ए ऑडिटर बीकानेर, एज ए ऑडिटर क्या कह रहा है। भागलपुर MBP 1 में उन पर्सन की सारी डिटेल मिल जाती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल आ जाती है सारी। ठीक है, याद करने हैं, मैं मना नहीं करूंगा गाइडेंस नोट करने से, याद करने हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। कुछ सेंटर क्योंकि अभी भी कह रहे हैं गाइडेंस नोट तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नहीं है, बट करना तो है, मेरे हिसाब से करना। और कितने मार्क्स? For the 16 मार्क्स purpose के of ensuring 16 मार्क्स compliance of Section 16 186, मार्क्स के आने वाले हैं इस बार। तेरे को क्या Section 186 की पहले भी आ compliance- चुके हैं 16 मार्क्स के। Section 186 किसको कवर करता है बताओ जरा? इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 186 किसको? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट को। उसमें कोई लिमिट याद है? जी हाँ, लिमिट याद है 60%, कुछ इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में 186 में 100% ऑफ 100% ऑफ। लिमिट 10% नहीं, 60% की एक लिमिट है और दूसरी 100% की लिमिट है। 60% एंड 100%। मुजफ्फरनगर ऐसे 550 का प्रोसीजर लिख सकते हो, बट यदि वो कारो के रेफरेंस में पूछे तो यही लिखना है। देखो, obtain the details of loans given to any person or other body corporate, any guarantee given or security provided in connection with a loan to any other body corporate or person, or security acquired of any other body corporate। लोन दिया गया है, गारंटी दी गई है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है किसी दूसरे के लोन की, या किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी एक्वायर की गई है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज, मेड ड्यूरिंग द ईयर as well as outstanding balance as at the beginning of the year। दोनों के आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, दोनों के लिए आपको ये डिटेल्स लेनी है। नंबर 2, check whether at any point of time the company has exceeded the limit of 60% of paid up share capital, free reserve and security premium account। या फिर 100% किसका होता है? 100% में पेड अप कैपिटल आती है? नहीं। बोलो बोलो, 100% में पेड अप कैपिटल आती है 186 में? नहीं आती। 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज मोर। पहले नहीं था। अच्छा, यदि ये लिमिट से ज्यादा है, if it exceeds the limit specified, whether prior approval by means of special resolution passed at a general meeting has been obtained of, जो सेक्शन 186 की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 186 की रिक्वायरमेंट। दोनों लिमिट। देखो, अभी 2 पॉइंट में सिर्फ हमने क्या करा, क्या डिटेल्स है वो लेनी है हमें। नंबर 2 में हमें लिमिट की वायलेशन को चेक करना है। एक्सीड को कैसे इंश्योर करेंगे? चेक करो ना परसेंटेज से कि कितना अमाउंट है पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का, और कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, लोन दे रखे हैं, परसेंटेज चेक करो। चेक whether the company has made investment through more than 2 layer of investment companies, लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एज पर रूल्स 2 लेयर तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चेक क्या कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया है और दी लोन इन्वेस्टमेंट लेयर जो है ना 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अगर बीच में मैन्युफैक्चरिंग आ जाए ना तो लेयर बढ़ सकती है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बीच में अगर मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्मी नगर लेयर्स क्या होता है, ये तो भैया आपको डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ने पर डिटेल पता चलेगी, इसको तो मैं आप यहां कवर नहीं कर सकता, कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे इसको। चेक whether the company has passed a board resolution
obtain the prior approval wherever required, किससे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यदि कोई टर्म लोन आउटस्टैंडिंग। हाँ वो लेते थे सारे पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट लोअर देन द प्रिवेलिंग वन। The rate of interest is not lower than the prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year और 10 year government security। ऑफ करके ऑन करो। एक सेकंड। अरे मैं पूछा था जो SR पास करना है ना, वो 60% और 100% दोनों लिमिट क्रॉस करने के बाद ही पास आ जाएगी, कोई नहीं भूत आया। कोई सी भी लिमिट है ना। पहले जो 56 था ना उसमें 60% वाला था ना पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों थे। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड है, जितने पीरियड के लिए आपने लोन दिया 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, उतने ही पीरियड के हिसाब से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग मतलब जो एग्जिस्ट करता है फतेहाबाद। चेक, क्या कंपनी डिफॉल्ट में है इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट या उनके इंटरेस्ट पर? यदि हाँ, तो कंपनी को परमिशन ही नहीं होती किसी की गारंटी देने की या सिक्योरिटी देने की। देन द कंपनी इज नॉट अलाउड टू गिव एनी लोन और गारंटी। चेक, क्या कंपनी ने रजिस्टर बनाया है इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स? एंड लास्ट, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट। जब एक्चुअल में आप कारों के अंदर रिपोर्ट करोगे, ये फॉर्मेट है गाइडेंस नोट ने जो बताया है नॉन कंप्लायंस का, जहां पर आपने 2 से ज्यादा सब्सिडियरीज के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की है, उनका नाम, अमाउंट इन्वॉल्व्ड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बिना स्पेशल रेजोल्यूशंस की अप्रूवल लिए आपने कोई लोन दिए हैं, किस कंपनी को दिया, उसका अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लोन गिवन एट ए रेट इंटरेस्ट लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड, कंपनी का नाम, अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एनी अदर डिफॉल्ट, ये टेबल ऑडिट रिपोर्ट में बिल्कुल इन दो, ये ऑडिट रिपोर्ट की तो है। अब देखो, कारों ने तो सिंपल क्या कह दिया, ऑर्डर ने डिटेल दे दो। अरे भैया, डिटेल का फॉर्मेट क्या है, डिटेल कैसे दे, उसके बारे में गाइडेंस नोट ने बताया। 185 की रिपोर्टिंग ऐसे करनी है नॉन कंप्लायंस की, और 186 की रिपोर्टिंग ऐसे। नॉन कंप्लायंस 186 का 4 बातों के ऊपर आ रहा है। नंबर 1, क्या आपने 2 लेयर्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है? नंबर 2, क्या आपने विदाउट प्रायर अप्रूवल और बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कोई लोन दिया है या गारंटी प्रोवाइड की है? क्या आपने लोन दिया है एट ए रेट विच इज लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड? नंबर 4, एनी अदर डिफॉल्ट। 4 बातें रिपोर्टिंग की है। उसके अंदर क्या क्या, किस कंपनी को कितना अमाउंट था और ईयर एंड का बैलेंस। इन्वेस्टमेंट कंपनी साथ में आप कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो वो रिमार्क्स में डाल। इन चीजों को करने के लिए आपको इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? इन 8 पॉइंट से मिलेगी। बाकी इन 8 पॉइंट्स के अंदर की यदि किसी डिटेल में जाना चाहते हैं तो बेटर ये होगा कि आप लॉ के अंदर इस सेक्शंस की डिटेल को स्टडी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। लेयर्स का मतलब सिंपल है, ए लिमिटेड ने बी में किया, हम इसको बी ने सी में किया, 2 लेयर हो गया अभी। 1-2 टॉपिक अब सी अमेंडमेंट वाले आगे नहीं कर उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट वाले बच्चों को बुलाया हुआ है मैंने कानून की क्लास में। हाँ, 2 लेयर्स हो गई। और कल इसको खत्म करने के बाद एक तो सेक्शन 143(12) रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो लेयर्स और कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस बीच में बीकानेर SAE 342
इन्वेस्टमेंट हो गया ना, अरे इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होती जो सिर्फ जो अपने या तो अपने बिहाफ पे कर रही है, अपनी सब्सिडरी के बिहाफ पे कर रही है इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम में बिल्कुल यदि ये चीजें आ जाती हैं 186 की नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो आपको यही फॉर्मेट बनाना। XYZ ठीक है, मैंने तुम्हारी कंपनी की शेयर खरीदी है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। बठिंडा क्या कर रहे हैं 2 5 3 तुमने इसके ले ली है और ये आगे किसी के नहीं ले हाँ, सकता। टोटल 143 प्लान तो होंगे। 2 लेयर कुछ तक अमेंडमेंट वाले बच्चों को बुलाया मैंने, हुआ है। तुमने मेरे पे इन्वेस्टमेंट किया, उनको अब मैं मैं करा दूंगा, 10-15 मिनट मतलब लगेंगे बताने तुम्हारी के लिए। मैं आगे करूंगा, ठीक है, 2 लेयर हो गए, अब उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। Only तीसरी private unlimited वाला और रिस्ट्रिक्शन चार्ज लगाई गई है कि अच्छा, मतलब क्या होता था पहले, वो शायद मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक ये पता है क्या चिट हुआ? फंड कंपनीज फंड बनती थी, दिखाएगा कि ये बंदा खाली घुमा पैसे, हाँ पैसे को घुमा रहा है। That's right. ज्यादा पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब आप फंड को सिर्फ फंड को सिर्फ सिर्फ आप रोटेशन तुम घुमा रहे हो, अपनी बुक्स दिखा रहे हो अच्छी कि मेरी टर्नओवर अच्छी जा रही है ऐसे। इसमें दो ये लाइंस की वजह से आया होगा आई थिंक, उसने भी ऐसे किया था। इसकी वजह से तो बहुत सारी चीजें हैं, मैट भी तो इसी वजह से चाहिए। हाँ, ये उसी ने किया था क्योंकि उसने फंड ऐसे ही किया था अपनी सारी कंपनी के साथ। हजरतगंज वेदर ट्रांजैक्शन डन एट आर्म लेंथ प्राइस और मैं तुझे टॉपिक नहीं, नॉन कंप्लायंस के लिखना है हमने हजरतगंज सिर्फ। भागलपुर कंपनी अमेंडमेंट रूल वो भी मैं कल ही करा दूंगा।